हेलो बच्चों, लोगों कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मैथमेटिकल टूल्स पढ़ाऊंगा। मैथमेटिकल टूल्स मतलब मैंने थोड़ा बहुत आपको डिस्कस किया था कि जैसे आप कितना भी अच्छा मैकेनिक को बुला लो, लेकिन अगर उससे उसका टूल बॉक्स ले लो और कहो भाई ऐसा है, ये गाड़ी मेरी ख़राब हो गई है, इसको खोल करके बना दो, ठीक है। तो वो कहेगा भाई ऐसे कैसे बना दें, मेरा टूल तो मेरे को दो, दांत से थोड़ा ना नट बोल्ट खोलने वाला हूँ मैं। तो एग्जैक्टली वैसे ही फिजिक्स में जगह जगह हम लोगों को कॉन्सेप्ट्स तो पता होंगे, मगर रिजल्ट डराइव करने के लिए हम लोगों को मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट होगी। मैथमेटिक्स में भी ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री और अलजेब्रा जितना थोड़ा बहुत यूज़ होने वाला है वो आप लोगों ने अब तक पढ़ लिया होगा। क्लास 10th तक आप लोगों ने वो द्विघात समीकरण, दो चर राशि का रैखिक समीकरण, त्रिकोणमिति, साइन कॉस टैन, ठीक है, ये सारी बेसिक चीज़ें आप लोगों ने पढ़ रखी होंगी। जो नया होने वाला है आपका वो है कैलकुलस, ठीक है। कैलकुलस आप लोगों के लिए एकदम नई चीज़ होने वाली है। मतलब शुरू में तो मैं कह रहा हूँ जो मैथ्स के बच्चे हैं जो उनको कैलकुलस पढ़नी है अभी 11th में 12th में जिसमें भी हैं, ठीक है, वो जरूर इस वीडियो को देखें। आपको ना कैलकुलस में ऐसे इंटरेस्ट जगने लगेगा, आपको लगेगा हाँ यार ये अभी तक तो इस तरह से सोचा ही नहीं था मैंने, ठीक है। एकदम आपको कैलकुलस को देखने का नज़रिया आज बदलने वाला है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम जैसे अलजेब्रा की बात करें तो ठीक है, हमको समझ में आता है भाई कि x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो गया, दिखाई देता है अपने को। साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण हो गया, ठीक है, समझ में आता है, आपको बता दिया जाता है एक बार तो ठीक है आप कर लेते हो। लेकिन जब कहते हैं ना कि x की पावर n का अवकलन n x की पावर n-1 होता है, कहते भाई ये कैसे, ये क्यों हो गया, ठीक है। ये क्यों जो है ना, इसका जवाब नहीं होता, इसलिए आप लोगों को लगता है यार ये एक ऐसी मैथ्स है जो हमको दिखती नहीं है, बस रट्टा मार पढ़ाई है। कैलकुलस आपको रट्टाफिकेशन लगती है कि सारे सूत्र रट डालो एक तरफ से, उसके बाद इन्हीं सूत्र के बेस पे क्वेश्चंस लगाना है हमको। ऐसा है नहीं। एक्चुअली कैलकुलस का आविष्कार कैसे हुआ, इसका श्रेय तो वैसे दो लोगों को दिया जाता है। एक हमारे न्यूटन भैया, तो उनको कहोगे यहाँ भी न्यूटन बड़े कमाल आदमी थे। इन्होंने मतलब हर जगह फिजिक्स में मैथ्स में टांग फैलाया हुआ है। मैथ्स में भी कई जगह इनकी थ्योरम्स वगैरह हैं, फिजिक्स में तो आप लोग देख ही रहे हैं कहाँ कहाँ घुसे हुए न्यूटन, ठीक है। और एक लेबनीज थे। हालांकि शुरू में बड़ा कॉन्ट्रोडिक्शन था दोनों के बीच में। कुछ लोगों का मानना क्या था भाई, दोनों ने अपना अपना पेपर पब्लिश किया था और दोनों दावा ठोंक रहे थे कि कैलकुलस का आविष्कार मैंने किया है। लेकिन मैं आपको रियलिटी बताऊं, देखो पूरा सही लोग कह देते हैं आविष्कार लेबनीज न्यूटन, ठीक है, आज दोनों को माना जाता है, दोनों ने किया, लेकिन ऐसा है नहीं। ये चीजें बहुत पहले से चली आ रही थी, बट किसी ने इसको इतना वास्ट रूप से सोचा नहीं था, देखा नहीं था जितना इन लोगों ने देखा। इतना क्रेडिट इन लोगों को मैं दूंगा, ठीक है। इसके पहले भी बिना कैलकुलस को यूज किए सेम प्रॉब्लम सॉल्व की गई हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। अभी आपको दिखाऊंगा मैं गैलीलियो का एक एक्सपेरिमेंट आपको दिखाऊंगा अभी मैं, ठीक। अब फिजिक्स से कैलकुलस बनाएंगे हम लोग अभी, क्योंकि भाई मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो मैं तो उसी तरह से सोचूंगा, मैं तो उसी तरह से चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगा। आप लोग मैथ्स में कैलकुलस मैथ्स की तरह पढ़ना हो, मैं फिजिक्स में फिजिक्स की तरह कैलकुलस पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट से मैं आपको लेके चलूंगा, न्यूटन्स ने क्या सोचा, लेबनीज ने कैसे बताया, और कौन कौन सी चीज़ें थी जिसको लेकर भाई बहुत पुराने 1400 BC से ये चले आ रही चीज़ें, ठीक है। अचानक से नहीं, 1700 BC में लेबनीज और न्यूटन ने कहा नहीं, दो अचानक से दोनों एक साथ दोनों डिस्कवर कर दिया मेरी कैलकुलस, ठीक है। ऐसा नहीं है, बहुत पुराने ज़माने से ये चली आ रही थी। हाँ, इन लोगों ने उस चीज़ को समझा और थोड़ा सा इसके जो एप्लीकेशन का जो क्षेत्र है उसको विस्तृत रूप से बताया। पहले लोगों ने अलग अलग छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को एक जगह इकट्ठा करके उन्होंने एक प्रॉब्लम लिया, उसको इस तरह से सॉल्व किया और बताइए ऐसे हो सकती है। दूसरी प्रॉब्लम किसी दूसरे ने बताई, हाँ ये ऐसे। इन्होंने क्या कि सबको कलेक्ट किया और कहा देखो सारी प्रॉब्लम एक तरह से हो रही हैं, तुम लोगों ने ध्यान नहीं दिया इस बात को। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कैलकुलस का, कहाँ से निकल के भी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। लेकिन पहले थोड़ा सा आप लोगों को एक कहानी हो जाए छोटी सी समझने के लिए कि कैलकुलस पिक्चर में आई कहाँ से, कैलकुलस की रिक्वायरमेंट क्यों हुई, कैलकुलस की डिस्कवरी क्यों हुई। इन लोगों ने रात में सपना थोड़ी आया तो सो रहे, सुबह उठे न्यूटन का d/dx, अलग d/dx तो लेबनीज का दिया हुआ है, न्यूटन का मेथड दूसरा था लिखने का, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कैलकुलस क्या एरिया इसका क्या है, यूज़ का कहाँ कहाँ इसको यूज़ कर सकते हैं हम लोग। तो कैलकुलस के 3 एस्पेक्ट्स होते हैं। कैलकुलस का यूज़ हम लोग करते हैं एरिया फाइंड करने में। एक हल्का हल्का देख लो, पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे सर्कल का एरिया है, तो इसको फाइंड करने के लिए
कैलकुलस का यूज़ किया गया। ठीक है, आपको सर तो पाई आर स्क्वायर, अरे पाई आर स्क्वायर आया कहाँ से नालायकों? पाई आर स्क्वायर कहाँ से आया ये सोचना पड़ेगा ना, वो कैलकुलस की ही देन है। गोले का आयतन सरफेस एरिया 4/3 पाई आर क्यूब या 4 पाई आर स्क्वायर कहाँ से आया? कैलकुलस की ही देन है। ठीक है। दूसरा, किसी कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए, अगर मुझे इस कर्व के इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करनी है या इस टेंजेंट का स्लोप फाइंड करना है, स्लोप मतलब प्रवणता निकालनी है, इतना हाई स्कूल में पढ़े हुए तुम लोग। ठीक है, वही एक्स एक्सिस से कितना कोण बनाती है रेखा, इसका टैन, यही तो होती है ना प्रवणता। ये निकालना है अगर मेरे को, तो कैसे निकालेंगे? दूसरी प्रॉब्लम। तीसरी प्रॉब्लम, किसी राशि के बदलने की दर, जैसे कि समय के बदलने के साथ साथ टेम्परेचर, आजकल तो गर्मी है, सुबह उठो तो कंबल लिए रहते हैं, चादर लिए रहते हैं, दोपहर होते होते जो है पंखा चलाना पड़ता है, पसीना आने लगता है। मतलब टेम्परेचर समय बढ़ने के साथ साथ रेस करता जाता है। ठीक है, जैसे ऊष्मीय प्रसार पढ़ोगे अभी तुम लोग हाई स्कूल में, किसी छड़ को गर्म करने पे उसकी लंबाई बढ़ती जाती है ना। तो ऊष्मा देने पे यानी ताप बढ़ाने पे लंबाई बढ़ना, यानी ताप के साथ लंबाई का बदलना, एक राशि के बदलने से दूसरी राशि में परिवर्तन होना, इस परिवर्तन की दर को भी कैलकुलस यानी कि dy बाई dx यानी कि अवकलन से ही बताते हैं। ये 3 एस्पेक्ट्स हैं कैलकुलस को पढ़ने के। ठीक है, 3 जगह हम लोग कैलकुलस का यूज करते हैं। ठीक, और यही तीनों बेसिक रीजन भी बने कैलकुलस की डिस्कवरी के पीछे। ठीक है, जैसे मैं आपको समझाता हूं, पहले क्या था, एक मान्यता थी लोगों के बीच में, क्योंकि यही चीजें दिखती थी एक्सपेरिमेंटली, तो लोग इसको मानते भी थे। जैसे मान लो ये कपड़ा है और ये मार्कर, अगर मैं इन दोनों को एक साथ यहां से ड्रॉप कर दूं, तो आप बताओ पहले अर्थ पे कौन पहुंचेगा? आपको सर ऑब्वियसली मार्कर पहुंचेगा। ठीक है, क्योंकि आपको लग रहा हो ना कि ये थोड़ा सा भारी है, कपड़ा हल्का होता है। मान लो इस कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया मैंने, ठीक है, और जो कि इससे हल्का है और ये भारी है, सपोज दैट। ठीक, कोई है नहीं मेरे पास, मान लो ये हल्का, ये भारी है, मैंने छोड़ा, तो आपको सर ऑब्वियसली पहले मार्कर पहुंचेगा क्योंकि भारी है। ठीक है, एक बड़ा सा पत्थर ले लिया मैंने, उसके साथ मार्कर को मैंने लिया, कहो सर पत्थर पहले पहुंचेगा, मार्कर बाद में पहुंचेगा। अच्छा, तो लोगों को ये मानना था, जैसे आप अभी मान रहे हो कि अगर मैं दो समान वस्तुओं को, ये दोनों, ये हल्का ये भारी, दोनों को एक साथ फेंक दूं मैं, तो अब इसलिए आप कहोगे सर पहले मार्कर पहुंच जाएगा। आपके दिमाग में बात आती होगी। ठीक है, कुछ लोगों ने पहले कहीं सुना होगा तो अपनी जगह है कि नहीं सर दोनों साथ में पहुंचेंगे, मगर कभी प्रैक्टिकल करके देखा होगा तो आपको ऐसा लगता नहीं होगा, आपको लगता होगा नहीं यार ये मार्कर पहले पहुंच जाता है, थोड़ा तो बाद में पहुंचता है। ठीक है, गैलीलियो ने कहा भाई ये एयर रेजिस्टेंस है। ये क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि वायु में जो, जैसे आप किसी बॉल को या किसी भी ऑब्जेक्ट को जब पानी में ले जाते हो तो वो हल्का लगने लगता है। ठीक है, क्यों लगने लगता है हल्का? क्योंकि पानी उसको ऊपर की ओर धक्का देता है। एग्जैक्टली वैसे ही एयर का जो बैलेंसी फोर्स है ऊपर धक्का दे रहा है, इसलिए हल्का लगने लगता है, इसलिए देर पहुंचता है, ये जल्दी पहुंच जाता है। लेकिन ऐसा होता नहीं। वास्तव में अगर दोनों को वैक्यूम में एक साथ गिराया जाए, वैक्यूम मतलब जहां कुछ भी ना हो, ये बात गैलीलियो ने बताई सबसे पहले, कि अगर वैक्यूम में दोनों को एक साथ, निर्वात में दोनों, जहां पे हवा ना हो, दोनों को एक साथ वहां पे गिरा दिया जाए तो दोनों साथ में पहुंचेगा, चाहे ये हल्का हो चाहे ये भारी हो। इससे फर्क, मतलब एक हाथी और एक चींटी को अगर सेम हाइट से ड्रॉप कर दिया जाए तो दोनों एक साथ अर्थ पर पहुंचेंगे। सुनने में अजीब लगता है, ऐसे कैसे हो सकता है? हाथी चींटी दोनों को एक साथ छोड़ा गया तो एक साथ अर्थ पहुंचेंगे, लेकिन शर्त है वैक्यूम होना चाहिए। वैक्यूम मतलब वायुमंडल नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसका जब चंद्रमा पे साइंटिस्ट गए थे, क्योंकि वहाँ वायुमंडल नहीं है, तो एक वीडियो यूट्यूब पे है, देखिएगा, वहाँ पे इन लोगों ने इसको प्रैक्टिकली किया भी, प्रैक्टिकल करके बताया भी था कि देखिए हाँ गैलीलियो ने सही बताया था, अगर वायुमंडल नहीं दोनों साथ साथ गिरेंगे। ठीक है, हालांकि बाद में बहुत से मेथड्स खोज लिए गए वैक्यूम क्रिएट करने के। ठीक है, प्रैक्टिकली इसको दिखाया गया कि नहीं गैलीलियो सही बोल रहे थे, लेकिन गैलीलियो के टाइम की बात सोचो, बहुत पुरानी बात है। ठीक है, गैलीलियो के टाइम में ऐसा कोई सिस्टम नहीं था कि आप अर्थ पे वैक्यूम क्रिएट कर सको। इसका मतलब गैलीलियो अपनी बात को थ्योरेटिकली बता तो रहे थे, लेकिन कहीं से एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं दे पा रहे थे कि अगर दोनों को एक साथ छोड़ेंगे तो एक साथ पहुंचेंगे। लोग क्यों माने? लेकिन गैलीलियो के पास थिंकिंग थी, सोच सकते थे वो, एक्सपेरिमेंटली नहीं कर सकते थे तो सोच तो सकते थे वो। उन्होंने कहा देखो समझो, उन्होंने लोगों को बताया कि समझो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। जैसे मान लो कि तुम्हारे हिसाब से ये एक भारी ऑब्जेक्ट है और ये एक हल्का ऑब्जेक्ट है,
अगर मैं दोनों को एक साथ छोड़ूंगा, तुम कहते हो कि सर ये जल्दी पहुंचेगा, मतलब ये तेज चलेगा, तभी तो जल्दी पहुंचेगा, ऑब्वियस सी बात है। और ये देर में पहुंचेगा क्योंकि ये धीरे चलेगा। क्यों? दिमाग में बात आती है भाई, ये भारी ऑब्जेक्ट, तुम भी ऐसे ही कह रहे हो, तुम्हारे मन में ये बात, सर जल्दी पहुंचेगा, तेज चलेगा, धीरे चलेगा। इसका मतलब है कि अगर मैं इन दोनों को एक रस्सी से ऐसे करके टाई कर दूं, ठीक है, समझना मेरी बात को, अगर मैं इस रस्सी को ऐसे टाई कर दूं, दोनों को बांध दूं, ठीक है, अब अगर मैं इसको छोड़ दूं तो दो तरफ सोचना मेरी बात को। अब अगर मैं इसको छोड़ दूं तो क्या होना चाहिए? एक बार तो आप कहोगे सर इसकी स्पीड ज़्यादा होगी लेकिन इसकी स्पीड कम होगी, तो ये क्या करेगा, ये इसको खींचेगा। जैसे आप बाइक से जा रहे हो, ठीक है, कभी किया हुआ खेल खेल में, कभी देखा हो तुम लोग कहीं कहीं, और साइकिल से आपका दोस्त जा रहा है तो आप हाथ पकड़ लेते हो। हालांकि खतरनाक स्टंट है, कभी करना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ लोग हैं नहीं मानते, करते रहते हैं। तो क्या होता है कि थोड़ा बाइक की स्पीड स्लो होने लगती। क्यों? क्योंकि साइकिल की स्पीड स्लो थी तो वो बाइक पे फोर्स लगा रहा है पीछे की ओर, ठीक है, बाइक उसको आगे की ओर खींच रही है, तो जिसकी वजह से बाइक की स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है। तो यही कहना था कि अगर ये भारी है, ये तेज चलेगा, स्लो चलेगा, तो स्लो वाला तेज वाले को खींचेगा, यानी कि अल्टीमेटली ये इसकी स्पीड भी स्लो कर देगा। बोलो, ऐसा लग रहा है? लग रहा होगा ना। लेकिन एक चीज और सोचो तुम मेरी बात को, अगर मैं इन दोनों को बांध चुका हूं तो क्या ये दोनों इस अकेले से ज्यादा भारी नहीं हो गए? सोचो सोचो कि अगर मैं इन दोनों को बांध चुका हूं तो क्या ये दोनों मिलकर इस अकेले से ज्यादा भारी नहीं हो गए? और अगर हो गए तब तो इन दोनों को मिलकर के इससे भी तेज चलना चाहिए। लेकिन पहली थ्योरी क्या कह रही थी कि ये धीरे चलेगा तो ये इसको खींचेगा और इसकी स्पीड भी कम कर। दूसरी थ्योरी क्या कह रही थी, दोनों साथ मिलेंगे तो और भारी हो जाएंगे तो और तेज चलेगा। कंट्रडिक्शन हो गया। गैलीलियो इस तरह से एक्सप्लेन किया, देखो समझो मेरी बात को, ठीक है। लेकिन लोगों को क्या है, जो दिख रहा है सामने उसको मानेंगे ना पहले। कभी कभी कुछ चीजें दिखती हैं मगर वो होती नहीं है, और जो होती है वो हमको दिखती नहीं है। बड़ी समस्या की बात है। तो गैलीलियो को अपनी बात को प्रूफ करना था, प्रूफ नहीं कर पा रहे थे। गैलीलियो कहा चलो ठीक है। गैलीलियो ने एक एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने, क्योंकि उस समय बहुत सारी समस्याएं थी, बहुत अर्ली बात हो रही है, उस समय सुविधाएं इतनी नहीं थी, स्टॉप वॉच भी नहीं थी कि समय को एग्जैक्ट मेजर किया जा सके। गैलीलियो ने सोचा चलो ठीक है, हम क्या करते हैं कि कुछ हाइट से ड्रॉप करके और समय कैलकुलेट करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इतनी ज़्यादा हाइट अपने पास अवेलेबल नहीं थी जहाँ से चीज़ों को गिरा करके एक प्रॉपर समय 1 मिनट 2 मिनट का टाइम, मतलब गिरने में समय लगना चाहिए। भाई तुम छत से 2 मंजिला 3 मंजिला छत से गिरा दो, गिर जाएगा 1 सेकंड 1.5 सेकंड नीचे, ठीक है। इतना कम समय को मेजर कैसे करेंगे? तो गैलीलियो ने पहले क्या किया कि सीधा ना मेजर करके, कहो सर ये सब कैलकुलस में कहाँ से आ रही चीज़ है, ठीक है, देखते रहो, बस कहानी सुनते रहो, अभी कैलकुलस निकल के आने वाली, इसी में कैलकुलस निकल के आएगी। पहले गैलीलियो ने क्या किया, एक बहुत ही स्मॉल स्लोप लिया, ठीक है, और उनके मन में जो चल रहा था, उन्होंने यहाँ से एक छोटा सा ऑब्जेक्ट लिया और उसको यहाँ से लुढ़का दिया, क्योंकि स्लोप बहुत कम है तो धीरे धीरे गिरेगा वो, ठीक है। लंबा स्लोप बनाया जा सकता है, धीरे धीरे आराम से आएगा, ये तो हो सकता है ना। और यहाँ पे उन्होंने क्या किया, एक निश्चित समय अंतराल, जैसे मान लो कि 2 सेकंड 3 सेकंड। सर गैलीलियो के पास समय नापने का यंत्र नहीं था, नहीं, बहुत छोटे समय को नहीं माप सकते, लेकिन थोड़ा बड़े समय को तो माप सकते थे। उन लोगों के पास होता था ना, ऐसे करके बना होता था, ऐसे बालू वालू अंदर भरा रहता था इसमें, है ना, ऐसे करके इधर भर देते थे तो ऐसे गिरता रहता था। तो ऐसे मान लो कि उसने क्या किया कि एक निश्चित समय लिया और उसको ऐसे, जैसे इसको छोड़ा वैसे उसको रख दिया, ऐसे गिरना स्टार्ट हुआ, जैसे गिर के पूरा खत्म हुआ, उन्होंने वहाँ मार्क कर दिया कि बॉल कहाँ तक पहुँची। एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मान लो यहाँ तक पहुँची, चलो सपोज यहाँ से यहाँ तक पहुँची, ठीक है। फिर पलट कर रख दिया उसको, दूसरी तरफ गिरना स्टार्ट हुआ तो ये थोड़ा सा और डिस्टेंस इस बार कवर कर लिया, ठीक है। फिर तीसरी बार किया तो ये थोड़ा और डिस्टेंस, ऐसे करके उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। उसके बाद इसको थोड़ा और उठा दिया, ठीक है, स्लोप को बढ़ाते गए और बार बार एक्सपेरिमेंट करते गए। पता है एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या मिला उनको? यही समझना, यही तो थोड़ा सा समझने वाली। एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट उनको ये मिला कि उन्होंने देखा कि अगर मैं पहली वाली डिस्टेंस को 1 यूनिट कह दूं, वो कुछ भी रही हो, 3 मीटर 4 मीटर 10 मीटर जो कुछ भी रही हो, ठीक है,
तो जो सेकेंड डिस्टेंस आई थी वो इसके जस्ट 3 गुना थी, थर्ड वाली डिस्टेंस इसके 5 गुना थी, फोर्थ वाली डिस्टेंस इसके 7 गुना थी। ठीक है, अब क्योंकि हर एक स्लोप पे यही हो रहा था तो 90 से थोड़ा सा कम पे भी ऐसे मान लो, जब कई स्लोप पे किया तो इसका मतलब है कि हर एक स्लोप पे 90 से थोड़ा कम पे भी यही हो रहा है। ठीक है, तो एग्जैक्टली 90 पे भी यही होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स के भाई 0 डिग्री 30 डिग्री 35 डिग्री 40 डिग्री 80 डिग्री सभी पे यही हो रहा है, तो 90 डिग्री पे भी सेम होना चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने फाइनली इससे एक रिजल्ट निकाला। समझ रहे हो ना, बहुत गणितज्ञ आदमी थे ये। ठीक है, सोचो इतना कलाकारी, मतलब व्यवस्थाएं नहीं थी। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे, फिर भी जुगाड़ था। कैसे किया जाए, ये तो साइंटिस्ट होते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया भाई कि चलो इन्होंने रिजल्ट निकाला कि हम किसी बॉल को ड्रॉप करेंगे तो अगर सेम टाइम इंटरवल की बात करूं, मैं यहाँ से गिराया तो यहाँ, फिर यहाँ से दैट, मतलब पहले वाले में 1 मीटर, दूसरे वाले में 3 मीटर, मतलब यूनिट, मीटर में क्यों कहूँ। ठीक है, तीसरे वाले में 5 यूनिट, चौथे वाले में 7 यूनिट, ये सभी सेम टाइम, ये भी टाइम टी है, ये भी टाइम टी है, ये भी टाइम टी है, ये भी टाइम टी है। ठीक है, ये सभी सेम टाइम, मतलब वो टाइम इंटरवल कुछ भी हो सकता है क्योंकि वहाँ उस समय मेजर करने का कोई ऑप्शन तो था नहीं, तो इस तरह वाला इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते थे। ठीक है, कि जैसे इधर गिरा वैसे ही पलट दिया, फिर गिरा फिर पलट दिया। ठीक है, मतलब सेम टाइम इंटरवल में ये डिस्टेंस मेजर की गई। ठीक, इस तरह डिस्टेंसेस मेजर की। इसका रिजल्ट क्या मिला, उन्होंने देखा कि पहले वाले टी टाइम में इसने कितनी डिस्टेंस कवर की, 1। दूसरे वाले टी टाइम में टोटल डिस्टेंस की बात करूं तो 1 और 3 4। अच्छा, तीसरे वाले टाइम टी में टोटल डिस्टेंस की बात करूं अगर मैं तो 4 1 3 5 ऐड करो 9 आ गया, फिर 9 से ऐड करो 16 आ गया। इस पैटर्न को देख रहे हो, पहले वाले टी टाइम में 1, फिर टी टाइम और लिया तो 4, फिर टी टाइम और ले लिया तो 9, फिर टी टाइम और ले लिया 16। अगर आप देखिए तो ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, मतलब कंटिन्यूसली स्क्वायर में है। इसको बोलते हैं गैलीलियोस ऑड नंबर्स लॉ। ठीक है, कि वो प्रूव करने को कभी आ जाता है कि अभी तो अपने पास मोशन ऑफ इक्वेशंस की हेल्प से हम प्रूव कर लेते हैं। ठीक है, कि सेम टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस कवर करता है वो 1 3 5 कराऊंगा मैं, जो आपको पढ़ाऊंगा काइनेमेटिक्स। ठीक, फिलहाल अभी सोचो अभी क्या चल रहा है। गैलीलियो ने एक्सपेरिमेंटली किया था। ठीक है, इसका मतलब है यहाँ देखो t है, 2t हो गया, 3t हो गया, 4t हो गया, और यहाँ देखो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का। इसका मतलब जो डिस्टेंस ये कवर कर रहा है वो प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर है। ओप्स, ये हुई बात, जो डिस्टेंस ये कवर कर रहा है वो प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर है। ठीक है, अब देखो गैलीलियो के पास यहाँ पे कोई ऐसा कंप्यूटर नहीं था, ठीक है, जो इस नंबर्स को प्लॉट करके बता दे। अभी तो ये सब कंप्यूटर कर देता है। ठीक है, कि उस पर डेटा फीड करो और वो एक इक्वेशन बता देता है कि इस इक्वेशन को ये फॉलो कर रहा है डेटा। ठीक, अभी तो सब इजी हो गया अपने लिए। ठीक, लेकिन उस टाइम गैलीलियो ने इस तरह से एक्सपेरिमेंटली डेटा निकाला और ये देखा कि हर बार जो डिस्टेंस कवर हो रही है वो टाइम के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है कि यहाँ से जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो रही है उसको हम कह सकते हैं ct स्क्वायर। ये क्या है, डिस्टेंस कितनी ट्रैवल कर रहा है ऑब्जेक्ट। ठीक, इसका मतलब है कि यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो टाइम के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। फिर गैलीलियो दिमाग में अगर एवरेज वेलोसिटी की बात आई, मान लो एवरेज वेलोसिटी कितनी है उसकी, तो कि एवरेज वेलोसिटी तो आप निकाल सकते हो कि भाई कितना टाइम ऊपर से नीचे गिरने में कितना डिस्टेंस गिरा और कितना टाइम इसको लगा। बस यही देखो कैलकुलस बस आने वाली पिक्चर में। ठीक है, कितना डिस्टेंस आया, कितना टाइम लगा, डिवाइड कर देंगे, एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। लेकिन क्या ये एवरेज वेलोसिटी उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है क्या? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब कुछ वर्ड्स देखो मैं एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी मतलब औसत वेग या औसत चाल। ठीक है, तो वो तो कुछ और आएगा भाई। आप मान लो टोटल, अगर मैं इसी डेटा को ले लेता हूँ यहाँ पे मैं, तो मैं कहूँगा टोटल उसने डिस्टेंस कवर की कितनी भाई, इन सबको अगर मैं ऐड कर दूँ तो 16 आएगा, और टोटल टाइम कितना ले लिया, ये टी 4t हो गया। ये एवरेज वेलोसिटी आ गई उसकी, है ना, 4/t। लेकिन क्या एक्चुअल में ये स्पीड इसकी हर जगह है क्या? शुरू में वो रुका हुआ था, देखो फ्री फॉल का है, फ्री फॉल है मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। क्लास 9 में ये सब तो पढ़ा होगा इतनी बातें तो। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है। ठीक,
अब जैसे जैसे वो गिर रहा है वैसे वैसे उसका वेग बढ़ता जा रहा है। भाई पहले टी टाइम में उसने 1 यूनिट कवर किया, दूसरे टी टाइम में उसने 4 यूनिट कवर किया, इसका मतलब है कि 3 यूनिट कवर किया, इसका मतलब है कि उसकी वेलोसिटी बढ़ गई होगी, उसका वेग बढ़ गया होगा, उसकी चाल बढ़ गई होगी। अगर उसकी चाल ना बढ़ी होती तो जितना दूरी वो पहले समय में तय कर रहा है उतना दूरी दूसरे में, उतना दूरी तीसरे में तय करेगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, हर बार उसके द्वारा सेम समय में तय की गई दूरी बढ़ती जा रही है। इसका मतलब है कि उसका जो वेग है वो लगातार बढ़ रहा है। इसका मतलब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे उसका वेग कैसे निकाला जाए, ये गैलीलियो दिमाग में बात है कि लगातार अगर वेग उसका बदल रहा है, बढ़ता जा रहा है, आप खुद ड्रॉप कर देख लो कोई ऑब्जेक्ट, छोड़ोगे तो वेग कम, लेकिन जैसे से गिरते उसका वेग बढ़ता जाए, धीरे वेग बढ़ता है धीरे, ठीक है। जितना ऊंचाई से गिराओगे उतना, आप ऐसे समझ सकते हैं, छोटे से पत्थर को अपने हाथ पे से गिराओ चोट नहीं लगेगी, और ऊपर से गिराओ चोट लग जाएगी। इसका मतलब है कि पहले धीरे से टकराया, बाद में तेजी से टकराया, इसीलिए ज़्यादा चोट लगी आपको, ठीक है। यहाँ से बात कंफर्म होती है, आप भी कर सकते हो अपने एक्सपेरिमेंट से, कि उसका वेग लगातार बढ़ता जा रहा है। मतलब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम वेग निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, ये दिमाग में गैलीलियो की बात आई, ठीक है। गैलीलियो कुछ ऐसे सोचा, कितने दिमागदार आदमी थे, देखो कैसे सोचा। गैलीलियो का मान लेते हैं, अब इसका काम तो खत्म हो गया, ठीक है। ये लॉ ऑफ ऑड नंबर्स केवल ये निकालने के लिए था कि टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। गैलीलियो का मान लेते हैं यहाँ पे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इसका वेग यहाँ पे जो गिर रहा है वो v है, ठीक है, v वेग है। ये टाइम t के बाद है, यहाँ टाइम t है, और टाइम इस थोड़ा सा और ले लेता हूँ, चलो डेल्टा टी इसमें और ले लेता हूँ, मतलब t प्लस डेल्टा टी, मतलब 2 मिनट बाद और 2 मिनट 1 सेकंड बाद, 2 मिनट 2 सेकंड बाद, थोड़ा समय और ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसका वेग जो हो गया वो हो गया v प्लस डेल्टा v हो गया। मान लेते हैं, ऐसे मानने में क्या जाता है, ठीक है। भाई यहाँ पे इसका वेग v था, कुछ देर बाद v प्लस डेल्टा v हो गया, तो ठीक है भाई। अच्छा, डिस्टेंस अपने को पता है, यहाँ पे डिस्टेंस x प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। मान लेते हैं कि यहाँ पर इसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, डेल्टा x डिस्टेंस कवर किया। तो अगर मैं यहाँ पे सेम इक्वेशन को, ठीक है, मैं यहाँ पर रिप्लेस करूँ, x की जगह x प्लस डेल्टा x लिख दूँ। भाई टाइम t में डिस्टेंस कितनी थी, x थी, और डेल्टा t टाइम मैंने और ऐड कर दिया तो इसमें डेल्टा x और ऐड हो गया, सिंपल, ठीक। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ x प्लस डेल्टा x हो गया, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पे पुट करें तो हो जाएगा t प्लस डेल्टा t हो जाएगा। अच्छा, मैं इसको स्क्वायर कर देता हूँ क्योंकि ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है। होल स्क्वायर एक्सपेंड करते हैं, तो x प्लस में डेल्टा x बराबर c ब्रैकेट में टी स्क्वायर प्लस डेल्टा t का स्क्वायर प्लस 2 इंटू टी इंटू डेल्टा टी। इतना तो आप लोग जानते ही होंगे, कोई नई बात तो है नहीं, ठीक है। क्या किया भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया मैंने, ठीक। तो आप यहाँ से लिख सकते हो x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू सी टी स्क्वायर प्लस c इंटू डेल्टा टी स्क्वायर प्लस 2c इंटू टी इंटू डेल्टा। सही है भाई, देखो कुछ नहीं, अंदर c का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया बस, ठीक है। समझते जाओ, देखो कहाँ से आया ये अवकलन का कॉन्सेप्ट, कहाँ से निकल के आया। इसको इक्वेशन 1 कह देता हूँ मैं, इसको इक्वेशन 2 कह देता हूँ। अगर मैं 1 में से 2 को सब्सट्रैक्ट कर दूँ, इसमें इसको मैं घटा दूँ, ठीक है, तो यहाँ देखिए x प्लस डेल्टा x में से x घटा देंगे तो केवल डेल्टा x बचेगा, बराबर, समझ आ रहा है। यहाँ पे इस पूरे में से जब मैं इसको घटाऊंगा भाई ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो प्लस सी टी स्क्वायर माइनस सी टी स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएंगे, मेरे होगा सी डेल्टा टी का स्क्वायर प्लस 2c इंटू टी इंटू डेल्टा टी, ये अपने को मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, मैं डेल्टा टी से भाग देता हूँ दोनों साइड, ठीक, तो आप कहोगे डेल्टा x बटे डेल्टा टी, डेल्टा x बटे डेल्टा टी बराबर c, इसमें भाग देंगे तो केवल डेल्टा टी बचेगा, प्लस यहाँ भाग दे देंगे तो 2c इंटू टी डेल्टा टी कट जाएगा। भाई इतना तो मैं ओरल कर सकता हूँ ना यार, इतना उम्मीद तो मैं करता हूँ आप लोगों से। डेल्टा x बाई यहाँ पे डेल्टा टी से भाग दे दिया, यहाँ भी डेल्टा टी से मैंने भाग दे दिया, ये बचा c डेल्टा टी प्लस 2c डेल्टा 2c इंटू टी, ठीक। अब समझिएगा भाई, अब खेल आने वाला यहाँ पे। मान लो कि मैं क्या चाहता हूँ कि मैं किसी पॉइंट पे इसका वेग निकालना चाहता हूँ,
और मैंने अभी 2 पॉइंट जो लिए हैं वो इतना दूर लिए हैं, समझना मेरी बात को, ये दोनों पॉइंट मैंने यहाँ इतनी दूर लिए हैं। अगर मैं टाइम को और कम कर दूँ, टाइम को और कम कर दूँ और छोटा कर दूँ टाइम को, तो ये पॉइंट यहाँ पहुँच जाएगा। जब ये पॉइंट यहाँ पहुँच जाएगा तो ये डेल्टा एक्स जो इतना है वो इतना हो जाएगा। मैं टाइम को और कम कर दूँ तो ये इतना हो जाएगा, ये भी इतना हो जाएगा। मैं टाइम को इतना कम कर दूँ, इतना कम कर दूँ कि जो आपका टाइम है, जो आपका टाइम है वो टेंड्स टू 0 हो जाए। टेंड्स टू 0 मतलब क्या होता है? नया कॉन्सेप्ट, लिमिट, हालांकि ये बाद में सब बातें होंगी, ठीक है। टेंड्स टू 0 क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि शून्य तो नहीं है लेकिन शून्य की ओर अग्रसर है। मतलब इतना छोटा है, इतना छोटा है कि उसको आप शून्य के बराबर समझ सकते हो लेकिन वो शून्य है नहीं एक्चुअली। बात समझ में आई? इसको आप शून्य के बराबर समझ सकते हो, शून्य है नहीं, इतना छोटा है। अगर ये इतना छोटा हो जाएगा तो ये पॉइंट जो यहाँ पे था वो एग्जैक्टली इसके बगल में आ जाएगा जब मैं डेल्टा टी को बहुत छोटा ले लूंगा, ठीक है। डेल्टा टी, इसका मतलब क्या हो सकता है? इसका मतलब हो सकता है डेल्टा एक्स की वैल्यू आप ले सकते हो 0.0000001, है ना। मतलब इतना छोटा ले लो कि इसकी कोई औकात ना रहे, ठीक है। और अगर ये इसके बहुत करीब पहुंच जाएगा तो आप देखिए वेग बदल तो रहा है, लेकिन मैं इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे मैं कह सकता हूं कि वेग में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं आया होगा क्योंकि मैं इसको शून्य लेके चल रहा हूं, ठीक है। तो अगर इसको शून्य पुट कर दिया जाए यहाँ पे तो आपको यहाँ से मिल जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ से मिल जाएगा डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, डेल्टा टी 0 पुट था भाई, डेल्टा एक्स 0 डेल्टा टी भी 0 क्योंकि कम समय में कम दूरी तय करेगा, ठीक है। तो मिलेगा 2ct, क्या मिलेगा? 2ct, ठीक है। और दूरी बटे समय क्या होता है? तो वेग होता है 2ct। अब देखो यहाँ पे गैलीलियो ने ये वेग तो कैलकुलेट किया लेकिन कहीं पे कैलकुलस का यूज किया? हम लोग अभी क्लास 11th में यही चीज करेंगे तो कैलकुलस का यूज करके करेंगे। गैलीलियो ने ये बात बताई, एक्चुअली ये कैलकुलस ही लगाई, लेकिन गैलीलियो ने कभी इसको कैलकुलस नाम नहीं दिया, बस एक छोटा सा एप्लीकेशन किया इसका, ठीक है। किस चीज का? डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 का, या समय जो भी डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 का, ठीक है। ये अनंत शून्य अवयव इसको बोलते हैं, अनंत शून्य अवयव। मतलब इतना छोटा, इतना छोटा, इतना छोटा कि लगभग लगभग शून्य है मगर शून्य है नहीं, समझना। ये लगभग लगभग शून्य है, एग्जैक्ट शून्य नहीं है। यही कॉन्सेप्ट ने कैलकुलस को जन्म दिया, ठीक है। ये इस पॉइंट पे इसका वेग कैसे निकाला गैलीलियो ने, ठीक है। ये निकाला डेल्टा टी को, डेल्टा एक्स को 0 के और अग्रसर मान करके। ये मान लिया कि मैंने इतना छोटा समय लिया है कि उस समय में वेग बहुत ज्यादा नहीं बदला है, तो जो भी थोड़ा सा वेग, थोड़ा परिवर्तन, उसको इग्नोर करें अगर हम, तो उसको हम लिख सकते हैं डेल्टा एक्स बाई डेल्टा को v लिख सकते हैं, ठीक है। और यही v आपका क्या उस पॉइंट पे वेग है, ठीक। तो यहाँ पर आप देखिए, अगर ध्यान से समझिए तो मैं c को अगर मैं इग्नोर करूँ, c को अगर मैं हटा के कांस्टेंट को 1 लेके चलूँ 1 मिनट के लिए बस, हाँ, यहाँ भी इसको 1 लेके चलूँ मैं, तो टी स्क्वायर जब x था तो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी कितना हो गया? 2t हो गया, ठीक है। यही तो फॉर्मूला होता है कि डी डी टी ऑफ टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2t। गैलीलियो ने यूज किया कैलकुलस, मगर गैलीलियो को पता नहीं था उसने कैलकुलस यूज किया, ठीक है। उसने फॉर्मूला बनाया, ठीक है, 2t की पावर 2 - 1, उसने यही किया, बट उसको पता नहीं था उसने ये किया, ठीक। ये गैलीलियो का अप्रोच था, ठीक है। यहां से ये जो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, उस वक्त देखो एक बात और मैं आपको बता दूं, जब हम डेल्टा एक्स को टेंडिंग टू 0 लेते हैं, डेल्टा टी को टेंडिंग टू 0 लेते हैं, तो इसका मतलब होता है कि ये बदल जाता है dx और dt में, समझेगा मेरी बात को, ठीक है। डेल्टा मतलब होता है अंतर, डिफरेंस, और डी मतलब होता है वो डिफरेंस इतना छोटा हो, इतना छोटा हो कि इसकी कोई औकात ना हो, ठीक है। मतलब बहुत छोटे अंतर को हम बोलते हैं डी। डेल्टा मतलब अंतर, लेकिन डी मतलब बहुत 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 सूक्ष्म अंतर। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो इसी डेल्टा एक्स को क्या लिख दिया? dx लिख दिया, डेल्टा टी लिख दिया dt। तो ये आपका जो बन गया एक्चुअल में डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी को हमको लिखना चाहिए dx बाई dt, मतलब वही है। d मतलब भी डेल्टा, लेकिन डेल्टा मतलब अंतर कितना बड़ा भी हो सकता है, d मतलब अंतर बहुत छोटा होगा, ठीक है। अनंत सूक्ष्म अवयव, बहुत छोटा होना चाहिए अंतर, ठीक। तो ये हो गया dx बाई dt, इसी को बोलते हैं अवकल गुणांक। dx बाई dt क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं dx बाई dt को हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं अवकल गुणांक, अवकल गुणांक, ठीक है।
न्यूटन ने भी यही किया था, बट उसने क्या किया, इसका एक वाइड एप्लीकेशन ले लिया। गैलीलियो ने केवल पावर 2 के लिए ही सॉल्व किया था, मतलब कुल मिलाकर उसको इससे मतलब था अपने वाले एक्सपेरिमेंट से फ्री फॉल के लिए कि किसी पॉइंट पे वेग कितना होगा ये निकालने के लिए। और उन्होंने देखा कि ये मास से फ्री आ रहा था, है ना, द्रव्यमान पे निर्भर ही नहीं कर रहा था। अलग अलग साइज की बॉल को लुढ़काया उन्होंने, मैं एक्चुअल बात दिमाग से मिसी करके गैलीलियो करके आ रहे थे। गैलीलियो पहले छोटी बॉल को लुढ़काया, बड़ी बॉल लुढ़काया, ठीक है, अलग अलग साइज की बॉल को यूज किया, लेकिन हर बार जो रेशियो आया वो 13579 इसके प्रोपोर्शनल आया, ठीक है, मतलब उसके द्रव्यमान पर डिपेंड कर ही नहीं रहा है, हर बार जो इक्वेशन आएगी वो यही आएगी, ठीक। तो यहाँ से गैलीलियो ने ये बात प्रूव की थ्योरेटिकली, ठीक, मगर प्रैक्टिकल अभी भी प्रूव नहीं कर पाए क्योंकि उनके पास कोई वैक्यूम का कोई ऑप्शन नहीं था। प्रैक्टिकल बस वही वाला था, तिरछा कर करके स्लोप को लुढ़काते हुए उन्होंने किया अलग अलग बॉल्स को लेकर के, ठीक है, मगर फ्री फॉल के लिए वो उनके लिए मुश्किल था प्रूव करना उस समय, उस टाइम की बात, ठीक है। तो इस तरह से गैलीलियो ने ये जो बताया, वहां से न्यूटन ने बुद्धि लगाई कि ये पावर 2 के लिए जो चीज सॉल्व हुई है ये आगे भी तो सॉल्व हो सकती है, ठीक है। फिर इसके बाद और हम लोगों ने कहा देखा, इसके अलावा एक और प्रॉब्लम जो मैथ्स में चली आ रही थी, फिजिक्स में नहीं मैथ्स में, ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा थोड़ा थोड़ा। अवकल गुणांक क्या होता है आप समझ गए होंगे अभी तक, ठीक है, अभी और समझोगे, अभी और इसका मजा आएगा तुम लोगों को, थोड़ा सा और वेट करो तुम लोग। तो ये रहा पहला एस्पेक्ट, ठीक है, रेट चेंज, ठीक, कि दूरी, समय के सापेक्ष दूरी कैसे बदल रही है, समय के सापेक्ष दूरी के बदलने की दर यानी कि वेग, जो कि हम लोगों ने यूज करके निकाला कैलकुलस गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। दूसरी एक समस्या और मैथमेटिक्स में चल रही थी, वो ये बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम थी कि जैसे मान लो एक हेक्सागन है, इसका एरिया कैलकुलेट करना आपने को, तो मैथमेटिशियन ने कहा बहुत सिंपल है, आप कोई भी शेप ले लो, उसको तोड़ लो, इस तरह से ब्रेक कर लो जिसका सूत्र हमें पता हो। उनका भाई देखो क्या करो, इसको ढेर सारे ट्रायंगल बना लो इसमें, ठीक है, और हर एक ट्रायंगल का एरिया निकाल कर ऐड कर दो, निकल आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा कोई भी शेप है, काम चल रहा था। लेकिन फिर कहा गया भाई ऐसा ये बताओ इस सर्कल का एरिया कैसे निकलेगा। अब यहां तो ट्रायंगल में टूटेगा नहीं, वो तो कोई भी शेप हो, अब ट्रायंगल में रेक्टेंगल में तोड़ करके लोग फाइंड कर रहे थे, क्या बताओ इस सर्कल का एरिया कैसे निकलेगा। यहां तो कोई ट्रायंगल बनने वाला नहीं है, इसका एरिया कैसे निकलेगा। काफी दिनों तक परेशान रहे मैथमेटिशियन। अब सोचो आज तुमको सर पाई आर स्क्वायर लगाओ ना, ठीक है, ये तुम लोग जानते हो। एक सोचो जब शुरू से चीजें शुरू हुई होगी, साइंटिस्ट ने किस तरह से सोचा होगा, कैसे यहां तक पहुंचे होंगे। तो एक मेथड ऑफ एग्जॉशन नाम है उसका, हिंदी नहीं पता मेरे को, उसमें कहा गया भाई ये काम करो, इसको हम ढेर सारे लाइंस ऐसे ड्रॉ करके इसको एक पॉलीगन बना लेते हैं, ठीक है। इस पॉलीगन का एरिया निकालेंगे तो वो लगभग इस सर्कल के एरिया के बराबर आएगा। अगर हम इसी पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड्स इंक्रीज कर दें, नंबर ऑफ साइड्स इंक्रीज कर दें ऐसे करके, ठीक है, तो आप देखिए ये जो पहले ज्यादा एरिया छूट जा रहा था अब और कम एरिया छूटेगा। अगर नंबर ऑफ साइड्स और इंक्रीज कर दें, अगर मैं नंबर ऑफ साइड को n कह रहा हूं, तो अगर हम नंबर ऑफ साइड को टेंडिंग टू इन्फिनिटी कर दूं, तो ये जो एरिया छूट रहा है डेल्टा ए, अगर मैं कहूं जो छूट रहा है एरिया, ये टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। भाई प्रॉब्लम कहां आ रही है, इस मेथड की प्रॉब्लम क्या है। इस मेथड की प्रॉब्लम यही ना कि ये कोने वाला एरिया छोटा छोटा बच रहा है, वो छूट जा रहा है अपने से। वो छूटा हुआ एरिया जैसे जैसे आप n की वैल्यू बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे कम होता जाएगा, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही। तो कहा कि अगर n को टेंडिंग टू इन्फिनिटी कर दो तो डेल्टा ए टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। अब टेंडिंग टू इन्फिनिटी कभी पॉसिबल है? इन्फिनिटी है क्या? अगर कोई आपसे व्हाट इज इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की डेफिनेशन क्या है मैं आपको बताता हूं। आप सबसे बड़ा जो नंबर सोच सकते हो, सबसे बड़ा, ठीक है, डिस्टेंस का सबसे बड़ी दूरी जो आप सोच सकते हो, ठीक, नंबर को जितना सबसे बड़ा नंबर आप सोच सकते हो, समय को जितना सबसे बड़ा समय आप सोच सकते हो, उससे जस्ट बाद वाला इन्फिनिटी है। समझ में आई बात? इन्फिनिटी मतलब सबसे बड़ा, ठीक, जो आप सोच सकते हो उस लिमिट से थोड़ा सा आगे चले जाओ, उससे भी बड़ा इन्फिनिटी है, ठीक। तो अनंत का मतलब क्या हुआ कि ये कभी अनंत तो होगा नहीं, लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ साइड्स इंक्रीज करते जाओगे वैसे वैसे छूटा हुआ एरिया जो डेल्टा ए क्या होगा वो टेंडिंग टू 0 हो जाएगा।
और जब वो टेंडिंग टू 0 हो जाएगा तो ये एक्चुअल में आपको a माइनस डेल्टा ए मिल रहा है, क्योंकि डेल्टा ए ये छूटा हुआ एरिया ये डेल्टा ए है, ये क्या है डेल्टा ए। ठीक है, अगर मैं n की वैल्यू इन्फिनिटी की ओर टेंड कर दूंगा तो ये छूटा हुआ एरिया वो क्या हो जाएगा, डेल्टा ए 0 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी निकल के, वो a हो जाएगी। यानी हम लोग एक्चुअल वैल्यू फाइंड कर लेंगे किसकी, एरिया की। ठीक है, तो ये जो मेथड ऑफ एग्जॉशन है उसमें भी हम लोग जितना नंबर ऑफ साइड लेंगे उतना एक्यूरेट आंसर आएगा, उतनी जल्दी डेल्टा ए टेंडिंग टू 0 होगा। मतलब ये भी सेम कॉन्सेप्ट पे वर्क कर रहा है, क्या, डेल्टा ए शून्य की ओर अग्रसर हो जाएगा, कब, जब n इन्फिनिटी की ओर अग्रसर होगा। मतलब ये कंडीशन लेंगे तभी एग्जैक्ट एरिया निकलेगा। ये भी एक प्रॉब्लम थी कि ना कभी इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन सब ले पाएंगे, ना कभी इसका एक्यूरेट एरिया हमको निकल पाएगा। ठीक है, ये दोनों ही प्रॉब्लम जो थी ये मैथमेटिक्स में और फिजिक्स में अलग अलग जगहों पर थी। इंस्टेंटेनियस किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे वेग कैसे निकाले, और इस सर्कल का एरिया, सर्कल ही नहीं पैराबोला है, डिफरेंट डिफरेंट कर्व्स हैं। ठीक है, उसमें भी सेम यही कहा कि भैया एक ट्रायंगल ऐसे बना लो, बचे हुए एरिया में और ट्रायंगल बना लो। ठीक है, इस तरह से कोशिश करो जितना ट्रायंगल बना सको बना के उन सबका एरिया जोड़ दो। ठीक है, इस तरह से लगभग इसका एरिया निकले, लेकिन एग्जैक्ट एरिया निकालने का भी मेथड कोई ढूंढ नहीं पाया था। ठीक है, वर्क करे मैथमेटिशियन, लेबनीज ने इस पे विचार किया, न्यूटन ने गैलीलियो वाली थ्योरी पे विचार किया। देखो दोनों का अलग अलग फील्ड था। ठीक है, लेबनीज का टारगेट था ये एरिया जो बच जा रहा है इसको कैसे खत्म किया जाए, कैसे निकाला जाए एरिया, और न्यूटन का क्या अप्रोच था कि जब एक राशि के रिस्पेक्ट में कोई दूसरी राशि बदल रही, जैसे समय के रिस्पेक्ट में दूरी बदल रही थी तो dx/dt था, तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक है, दोनों ने दो अलग अलग एस्पेक्ट्स को लेकर के कैलकुलस की डिस्कवरी की थी। बात समझ में आ रही है। ठीक है, ये दोनों का अप्रोच था अपना अपना, अलग अलग अप्रोच था। उन्होंने कहा, लेबनीज ने क्या कहा कि देखो मान लो, जैसे थोड़ा बता ही देते हैं आप लोगों को, कहा जैसे मान लो हमारे पास ये कर्व है, चलो ये कोई कर्व है ऐसे करके। ठीक है, मुझे इसका एरिया निकालना है, इसका एरिया कैसे निकलेगा। तो उन्होंने कहा ये मेथड ऑफ एग्जॉशन पे चलते हैं हम लोग। अगर हम बहुत छोटी छोटी पतली पतली एक नैरो स्ट्रिप्स मान लें यहाँ पे ऐसे करके, ये ठीक है बहुत स्मॉल, ये एक्स एक्सिस है तो इसकी चौड़ाई कितनी है, dx है। dx क्या है, वही मैं बताया, जब डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 हो जाए तो इसी को हम dx कह देते हैं। ये नोटेशन लेबनीज ने दिया था, dy dx और इंटीग्रेशन का साइन देखा हो कहीं ना कहीं, आप भी देखोगे आगे। ये लेबनीज का, न्यूटन का नहीं है। न्यूटन का जो मेथड था वो यूज नहीं, कभी कभी लिख देते हैं हम लोग, यूज नहीं करते। न्यूटन ने कहा था कि हम ऐसे dx को उन्होंने ऐसे लिखा था, x के ऊपर डॉट लगा के। ठीक है, ये नहीं यूज करते हम, यही यूज करते हैं। ठीक, लेबनीज वाला। उन्होंने कहा ये छोटा सा एज्यूम कर लेते हैं। ठीक, और इसकी जो लंबाई है, क्योंकि y एक्सिस पे होती है, y हो गया, तो उन्होंने कहा छोटा सा जो एरिया आ जाएगा इसका, इसको मैं dA कहूँगा अगर, क्योंकि पूरा एरिया तो यहाँ से यहाँ तक पूरा a है। ये पूरा एरिया कितना है, पूरा एरिया a है। ये छोटा सा dA कहूँगा, छोटा y इंटू dx हो जाएगा। ठीक है भाई, ये छोटा सा एरिया कितना हो जाएगा, y। भाई ये क्या रेक्टेंगल बन रहा है, आयत बन रहा है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई है y, चौड़ाई है dx माना मैंने। उन्होंने कहा यहाँ से y इज इक्वल टू आ जाएगा dA/dx आया। ठीक है, लेबनीज ने भी वही बताई, y इज इक्वल टू dA/dx। न्यूटन भी कंक्लूड किया वही वहाँ से, आपके जो गैलीलियो वाला थ्योरम था वहाँ से, क्या कि वेग कितना था dx/dt, है ना। दोनों सेम चीज़ बता रहे थे मगर अलग अलग अप्रोच के साथ। इनका अप्रोच अलग था, उनका अप्रोच अलग था, बट दोनों कहना एक ही चीज़ चाह रहे थे। बात समझ में आ रही है। ठीक है, एक और अप्रोच है कैलकुलस की। कहाँ कहाँ कैलकुलस यूज होती है समझो, कैलकुलस की डिस्कवरी क्यों हुई ये समझोगे तो आप भविष्य में जब भी मैं आपसे कहूँगा कि देखो भाई ये कर्व है, इसका एरिया निकालना है, तुम तुरंत समझ जाओगे कि मुझे कैलकुलस यूज करनी है। बात समझ में आई। जैसे ही मैं कहूँगा कि भाई समय के सापेक्ष ताप बदल रहा है, 2 बजे तापमान इतना, बताओ 4 बजे कितना होगा, तुम तुरंत समझ जाओगे मुझे कैलकुलस यूज करनी है। ठीक है, क्योंकि एक राशि के सापेक्ष दूसरी राशि के परिवर्तन की दर कैलकुलस है। किसी वक्र से घिरे हुए एरिया को निकालना कैलकुलस है। ठीक है, एक छोटी सी चीज और कैलकुलस में आपको बताता हूं, बहुत मेहनत की मैंने इसके ऊपर, क्योंकि जब तक अंदर से वो नहीं निकल के आता ना कि कैलकुलस क्यों, ट्रिग्नोमेट्री क्यों, अलजेब्रा क्यों लगा रहे हैं हम लोग, कैसे आया ये फॉर्मूला। ठीक है, यही क्यों हो रहा है,
तब तक ना बस लगता है बस रट ही रहे हैं हम लोग। तो पहले वो रट्टाफिकेशन को बाहर करते हैं, फिर आगे समझते हैं। दूसरा प्रॉब्लम क्या था, मैथ्स में क्या प्रॉब्लम चल रही थी, हालांकि इस पर लेibniz न्यूटन दोनों ने बात की थी सारी बात पे, ठीक है, वो तो अपना यूनिक था, इधर वाला न्यूटन गैलीलियो वाला और ये वाला लेibniz। लेकिन ये प्रॉब्लम जो थी इसकी बात दोनों ने की थी, ठीक है, कि अगर कोई वक्र है और इस वक्र पे मुझे किसी बिंदु पे स्लोप निकालना है, ढाल निकालना है। ढाल समझते हो कि प्रवणता, अगर कोई रेखा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, जितना कोण ये बना रही है उस कोण का tan ले लो, तो tan थीटा ही क्या होता है, प्रवणता। पढ़ा होगा क्लास 10th में तुम लोगों ने, नहीं पढ़ा तो अभी जान लो, नई बात है, नहीं पढ़े निकम्मे नालायक नंबर कुछ नहीं पढ़े हो, अभी जान लो कि प्रवणता स्लोप मतलब क्या होता है, किसी वक्र का ढाल। लेकिन अगर मैं जब किसी वक्र की बात करता हूँ, सरल रेखा में ठीक है, आप चाहे जहाँ लाइन खींच लो सभी एंगल थीटा ही होगा, लेकिन यहाँ पे ये एंगल कम है, ये एंगल ज़्यादा है, ये थीटा है तो ये अल्फा है, बदल रहा है। अगर ढाल बदल रहा है तो अलग अलग पॉइंट पे इसका ढाल अलग अलग होगा। क्या, अलग अलग पॉइंट पे इसका ढाल अलग अलग होगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो अगर मैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इसका ढाल निकालना चाहूँ तो आप कहोगे सर कैसे निकालेंगे। जैसे मान लो मैंने एक पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट ये ले लिया, ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों पॉइंट की बात करूं तो मैं कहूंगा कि से दैट ये वाली लंबाई आपकी क्या है, डेल्टा वाई है, क्योंकि वाई एक्सिस पे है, और ये वाली लंबाई आपकी क्या है, ये डेल्टा एक्स है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे, और से दैट दिस एंगल इज थीटा। मैं कहूँ एक काम करो यार, tan थीटा लगाओ ना, क्या दिक्कत है। मैंने कहा tan थीटा लगाओ ना, क्या दिक्कत है, लगाओ tan थीटा, ये हो जाएगा डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। मगर अभी तुम तुरंत कहोगे सर ऐसे कैसे tan थीटा। भाई आपने tan थीटा यहाँ लगता है, tan थीटा यहाँ लगता है, यानी कि ट्रायंगल में लगता है, और आपने यहाँ tan थीटा लगा दिया, ऐसे करके वक्र पे tan थीटा। तो ये तो सर नहीं पढ़ा हम लोगों ने हाई स्कूल में, ये आप हमको बेवकूफ़ बना रहे हैं ना। ऑब्वियस सी बात, मैंने बेवकूफ़ बनाया तुम लोगों को थोड़ा सा, क्योंकि सही बात समझनी थी। tan थीटा नहीं लगेगा भाई, यहाँ पे कभी नहीं लगा सकते आप। लेकिन मेरी एक बात समझना बस, ये एक बड़ी सी वक्र लाइन है, वक्र है ना, तिरछी दिख रही ना आपको, ठीक, देखते रहे ना। मैंने क्या किया, इसको तोड़ दिया, यहाँ से काट के यहाँ से काट के ये कर दिया। अच्छा अब मेरे को बताओ ईमानदारी से, क्या तुमको ये लाइन तिरछी दिख रही है, आपको नहीं सर एकदम सीधी दिख रही है, देखो सीधी दिख रही है, ठीक है। यानी कि अगर मैं इस पॉइंट को इसके बहुत करीब ले आऊं, करीब क्या, मुझे तो इन दोनों को लाते लाते एक्चुअली एक ही पॉइंट पे मिला देना है, ठीक है। और ये करने के लिए मुझे डेल्टा एक्स को टेंडिंग टू जीरो लेना पड़ेगा। जब मैं डेल्टा एक्स को जीरो लूंगा, मतलब इसको इधर खिसकाता जाऊंगा तो ये पॉइंट इधर खिसकता जाएगा, देखो ऐसे खिसकाऊंगा अगर मैं तो ये पॉइंट इधर खिसकता जाएगा, ठीक है। जब डेल्टा एक्स को जीरो लूंगा तो डेल्टा वाई भी टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये पॉइंट पी खिसक करके पॉइंट क्यू के बहुत करीब आ जाएगा, और जब बहुत करीब आ जाएगा तो ये जो वैल्यू जो मैं आपको ट्रायंगल यहाँ बना के दिखा रहा हूँ एक्चुअल में ये बहुत छोटा हो जाएगा। तो ये अप्रॉक्सीमेटली आप इसको एक ट्रायंगल कंसीडर कर सकते हैं, त्रिभुज ले सकते हैं, ठीक है। और उस केस में तो tan थीटा लगा सकते हैं, लेकिन tan थीटा लगाने के लिए फिर इसको डेल्टा वाई नहीं लिखेंगे। और मैंने कहा जब ये इतना छोटा हो, अनंत सूक्ष्म हो, शून्य हो, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको हम डेल्टा की जगह डी कह देते हैं, डेल्टा क्या कह देते हैं, डी कह देते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि हम लोगों के पास कैलकुलस की तीन वजहें थी। एक वजह थी कि जब एक राशि के सापेक्ष दूसरी राशि बदलती है, वो कुछ भी हो सकती है, जैसे सुबह से शाम होता है टेम्परेचर बदलता है, ठीक है। जैसे किसी देश का, किसी एरिया का, किसी जिले का जनसंख्या बदल रही है, लगातार बदलती जा रही है, जनसंख्या विस्फोट होने वाला है हिंदुस्तान में। विस्फोट समझते हैं, वो वाला विस्फोट नहीं, दूसरा विस्फोट। कहने का मतलब है कि लगातार जनसंख्या बढ़ती जा रही है, ठीक है। वहां भी कैलकुलस लगा सकते हैं, शेयर मार्केट में कैलकुलस लगा सकते हैं, ठीक है। किस कंपनी के शेयर्स का प्राइस कैसे बढ़ रहा है, कैसे घट बढ़ रहा है, किस तरह से लग रहा है, ठीक है, घट रहा है कि बढ़ रहा है, वहां आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो मतलब बहुत वाइड एरिया है, क्योंकि पूरे विश्व को आप घूमो तो आप देखोगे हर जगह परिवर्तन ही, तो परिवर्तन प्रकृति का नियम है, किसी फिलोसोफर ने कहा है, ठीक है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, ठीक। यानी सब कुछ बदल रहा है, किसके सापेक्ष, किसी ना किसी के सापेक्ष। तुम्हारा ज्ञान बदल रहा है, वो इस बात के सापेक्ष कि तुम कितना समय मेरे साथ यहाँ बिता रहे हो। टेम्परेचर बदल रहा है,
इस बात के सापेक्ष कितना प्रदूषण फैला रहे हो। बात समझ में आई। दुनिया में आप सोचो तो सब कुछ बदल रहा है, ठीक है, और बदल रहा है तो किसी न किसी के सापेक्ष बदल रहा है। सोचो कि कैलकुलस कितने वास्ट एरिया को एक साथ कवर करता है। बस गैलीलियो ने यही बात कभी नहीं कही, उन्होंने ये तो निकाल दिया कि टी स्क्वायर है तो वो 2t हो जाएगा, इतने तक रुक गए वो। लेकिन न्यूटन ने क्या, लेबनीज ने, न्यूटन, दोनों ने मिल करके, ठीक है, हायर पावर्स के लिए भी दिया, केवल स्क्वायर नहीं, अगर पावर 4 हो, पावर n हो तो कैसे डिपेंड करेगा, कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। इसी बेसिस पे जो फॉर्मूले बने हैं वो आप लोग पढ़ते हो और डायरेक्ट सूत्र याद करके उस पर क्वेश्चन लगाने की कोशिश करते हो, वही प्रॉब्लम करता है, ठीक है। और मैं आपको कुछ नोट फिर बात करता हूँ, पानी पी लूँ, बहुत मेरा गला सूख रहा है। हाँ भाई, तो ये सारे एरिया हैं जहाँ पर कैलकुलस आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो पहले मेरी आदत पहले एप्लीकेशन बताता हूँ, उसके बाद फिर मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूँ, ताकि ये लगता रहे कि हम पढ़ क्यों रहे हैं। क्योंकि पहला सवाल आपके मन में यही होता है कि क्यों पढ़ रहे हैं ये सब चीज़ें हम। एक छोटी सी बात और याद आ गई मिटाते मिटाते, ये जो प्रॉब्लम का सलूशन निकाला गया था कि छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके, मेथड ऑफ एग्जॉशन, ठीक है, इसमें एक जेनो पैराडॉक्स भी है। इन्होंने कहा भाई कि पैराडॉक्स मतलब होता है विरोधाभास, ठीक है। इन्होंने कहा मैं इस तरह से भी सोच, जैसे आपने कहा कि प्रॉब्लम को हम इस तरह से छोटे टुकड़ों में तोड़ करके सॉल्व कर सकते हैं। चलिए पूरा एरिया नहीं, इकट्ठे छोटे से एरिया तो निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो इन्होंने कहा ये भी तो हो सकता है कि अगर मान लो कि मैं किसी दीवार से ऐसे कुछ दूरी पे, से दैट 1 मीटर की डिस्टेंस पे खड़ा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ। अब मेरा मन है दीवार को जाके छूने का, तो मैं ये मानता हूँ कि मैं सीधे दीवार के पास नहीं गया, मैं इस तरह से गया कि पहले मैं आधा पार्ट तय किया, आधी डिस्टेंस तय किया, तो कितनी बची 1/2। इनका अब मैं फिर इसका आधा तय करूँगा तो कितनी बची 1/4। अच्छा, मैं फिर आधा तय करूँ तो 1/16। क्या इस तरह से आधा होते होते 1/32, 1/64, इस तरह हम डिवाइड करते रह जाएंगे। और मैं तो कभी भी, भाई आप सोचो, आधा करते करते मैं कह रहा हूँ 1/256, 1/2000, उसका भी तो आधा कुछ ना कुछ बचा रहेगा ना। अगर इस तरह मैं आधा करता जाऊँगा कभी दीवार पास पहुँच नहीं पाऊँगा। सोच के देखो, वो क्या है ना, कुछ लोग होते हैं खुरापातिया, इन्होंने कहा इस तरह से भी तो सोचा जा सकता है। अपना प्रिंसिपल यहाँ लगा के देखो, मैं कभी दीवार को छू ही नहीं पाऊँगा। क्या वास्तव में ऐसा होता है क्या? प्रैक्टिकली तो आप आराम से जाकर दीवार टच कर सकते हो, लेकिन 1 मिनट आप 2 ले सकते हो, मतलब आधा करते चले जाओ, कभी पॉसिबल ही नहीं है कि आप दीवार तक पहुंच पाओगे। हमेशा डिस्टेंस आधी होती जाएगी और आधी बची रहेगी, आधी हो जाएगी, आधी बची रहेगी, और आप दीवार तक पहुंच नहीं पाओगे। उन्होंने कहा बताओ कैसे सॉल्व होगा ये वाला, मतलब एग्जॉशन पे इन्होंने सवाल उठा दिया, ठीक है। तो परेशान तो थे लोग, लेकिन कैलकुलस ने इस बात का भी जवाब दिया। कैलकुलस ने बाद में लेटर ऑन और भी चीज़ें जब आगे बढ़ाई गई तो जेनो पैराडॉक्स भी उसमें सॉल्व हुआ। उन्होंने 1 जैसे क्या है, पहले डिस्टेंस चला 1/2, फिर 1/4, फिर 1/8, फिर 1/16, यहाँ 1/8 होना चाहिए एक्चुअली, ठीक है। क्या इस तरह की एक सीरीज बनेगी जो डिस्टेंस चलता और अनंत तक वो चलता जाएगा। कैलकुलस ने प्रूव किया कि अनंत श्रेणी का योगफल भी, इनफाइनाइट नंबर्स का योगफल भी एक फाइनाइट हो सकता है, ठीक है। और इसके उन्होंने फॉर्मूला आया, कैलकुलस की हेल्प से फॉर्मूला निकाला हम लोगों ने। मतलब कैलकुलस बहुत वाइडली यूज है, सोचो नंबर सीरीज है, यहाँ भी कैलकुलस लगा। उन्होंने कहा भाई इसका जो योगफल आएगा वो हो जाएगा a/1 - r। ये गुणोत्तर श्रेणी पढ़ो, तुम लोग सिलेबस में है, या 11th में पढ़ा, 12th वाले 11th में पढ़ा होगा, ठीक है। और a की वैल्यू यहाँ 1/2 है, और r होता है अगर पहले हम दूसरे से भाग दे दो, ठीक है, तो आप भाग दे सकते हो, ये भी 1/2 ही आएगा। जब इसको डिवाइड करेंगे हम तो 1/2 अपॉन में 1 - 1/2, आपको फिर से क्या बता रहे हैं, लेकिन बस ऐसे ही याद आ गया, बता दे रहा हूँ फन के लिए, ठीक है। मतलब आपको लगना चाहिए ना कि एक कैलकुलस इसने कितनी समस्याओं को सॉल्व किया, कितना वाइडली इसके बारे में सोचा गया, ठीक है। पहले जो भी मैथमेटिशियन थे, जो भी साइंटिस्ट थे, उन्होंने छोटे छोटे एस्पेक्ट को लेकर सोचा था, मगर न्यूटन लेबनीज ने इसको क्या किया, कंबाइन किया सारी चीज़ों को और कहा यहाँ भी लगाओ कैलकुलस, यहाँ भी लगाओ कैलकुलस, यहाँ भी लगाओ कैलकुलस, हर जगह कैलकुलस लगा लो, ठीक है। तो इसलिए इनको क्रेडिट दिया जाता है। तो इसको सब्सट्रैक्ट करोगे तो 1/2 अपॉन में 1/2 आ जाएगा, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा।
यानी फाइनली टुकड़ों टुकड़ों में भी वो चल के कहाँ पहुँचेगा, 1 मीटर पहुँचेगा अंत में। मतलब इनफाइनाइट सीरीज का सम भी फाइनाइट हो सकता है, ये भी कैलकुलस ने प्रूव किया। ठीक है, तो बहुत ये एस्पेक्ट मैंने शुरू में यूज ही नहीं किया था, कहीं डिस्कस किया, लेकिन ये भी एक एस्पेक्ट है कैलकुलस का। ठीक, तो इस तरह से हम लोग बहुत सी सीरीज का सम निकालते हैं कैलकुलस में। अब देख लेते हैं जो कैलकुलस के बेसिक फॉर्मूले, जहाँ से आप लोग कैलकुलस पढ़ना शुरू करते हो, ठीक है, वहाँ चीज़ों को एनालाइज करना शुरू करते हैं। मतलब कुछ बेसिक फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा डी डी एक्स ऑफ, अच्छा इसका मतलब तो आप समझ गए ना, डी डी एक्स का। एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ चीज़ों को, फॉर्मूले से जस्ट पहले एक बार मैं समराइज कर दे रहा हूँ चीज़ों को। ठीक है, कैलकुलस का यूज़ कहाँ करते हैं, जो हम लोग यूज़ करेंगे कैलकुलस का अपनी फिजिक्स में, वो तो भाई रेट चेंज के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास वेरिएबल चर होंगे, 2 टाइप के चर होंगे, एक होगा स्वतंत्र, एक होगा आश्रित। एक होगा स्वतंत्र, एक होगा आश्रित। ठीक है, तो जब हम स्वतंत्र, जैसे एग्जांपल के तौर पे लिख दिया y इज इक्वल टू 2x + 1, तो यहाँ पे x हो गया स्वतंत्र चर, क्योंकि x की मर्जी, अपनी मर्जी से हम कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं। x की वैल्यू हम 1 ले सकते हैं, x की वैल्यू 2 ले सकते हैं, x की वैल्यू 5 ले सकते हैं, और y की वैल्यू ना अपने मन से ले सकते हैं। हमने जब x की वैल्यू 1 लिया तो y की वैल्यू कुछ निकल के आएगी, कितनी निकल के आएगी, 1 पुट करें, 2 1 2 1 3। जब हमने x की वैल्यू 2 लिया, 2 2 4 1 5, यहाँ 5 लिया, 5 2 10 1 11, यानी कि y की वैल्यू x पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं फंक्शन। क्या बोलते हैं, फंक्शन, यानी कि फलन। फलन मतलब ये बताता है कि एक आश्रित चर किसी स्वतंत्र चर पे किस तरह निर्भर कर रहा है। ठीक है, एक आश्रित चर किसी स्वतंत्र चर पे, इसका मतलब है कि y x पे निर्भर करता है। इसका मतलब क्या, y x पे निर्भर करता है। कैसे निर्भर करता है वो बताता है f, है ना। वो f क्या हो सकता है, वो f हो सकता है, आप ऐसे लिख सकते हो y इज इक्वल टू साइन x, ये f हो गया। y इज इक्वल टू लॉग x, ये f हो गया। y इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ x, ये f हो गया। ठीक है, स्क्वायर f लिख दिया, मतलब x का स्क्वायर। ठीक है, समझने के लिए मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक, तो फलन क्या है, फलन एक संबंध है x y के बीच में, जो ये बताता है कि y x पे कैसे निर्भर करता है। ठीक है, और जब मैं x को बदल रहा हूं तो y बदल रहा है ना, देखो x को बदल रहा हूं तो y बदल रहा है ना, तो कितनी तेजी से बदल रहा है ये कौन बता रहा है, ये बता रहा है डिवाई बाई dx। ठीक है, डिवाइड बाई dx क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज। हम लोग तो फिजिक्स में कैलकुलस को इसी तरह से देखेंगे। ठीक है, डिवाइड बाई dx क्या है, रेट ऑफ चेंज। ठीक है, यानी कि x के सापेक्ष, क्योंकि x स्वतंत्र है, हमेशा स्वतंत्र बदलने से आश्रित चर बदलता है, तो x के सापेक्ष y कैसे बदल रहा है, स्वतंत्र चर के सापेक्ष आश्रित चर कितनी तेजी से बदल रहा है, इस परिवर्तन की दर को ही क्या बोलते हैं हम लोग, डिवाइड बाई dx, यानी कि अवकलज बोलते हैं। और अवकलज ज्ञात करने की प्रक्रिया को अवकलन बोलते हैं। अवकलज ज्ञात करने की प्रक्रिया को अवकलन बोलते हैं। बात समझ में आई। ठीक है, दूसरी बात, हम लोग जैसे एरिया फाइंड करेंगे, मैंने बताया था। ठीक है, तो इंटीग्रल ऑफ y dx, ये क्या है, ये एरिया का फॉर्मूला था, मैंने नहीं पढ़ा था अभी आप लोगों को। ठीक, अब देखिए ये दोनों ही चीजें एक चीज से निकल के आई, dx टेंडिंग टू डेल्टा x टेंडिंग टू 0 विच बिकम्स dx। इसी से डिवाइड बाई dx भी बना है, इसी से ये भी बना, यहाँ भी dx यूज हुआ, यहाँ भी dx यूज हुआ। ठीक है, लेटर ऑन बाद में दोनों के बीच इनवर्स रिलेशन खोजा गया कि अच्छा ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। आपको ऐसे पढ़ाया जाता है, ठीक है, कि समाकलन अवकलन की विपरीत संक्रिया है। ऐसे कौन कहा भाई, हम कहें अवकलन समाकलन दोनों इंडिविजुअल एग्जिस्ट करते थे, दोनों बीच रिलेशन बाद में समझ में आया कि अच्छा ये तो उल्टा है, किसी फंक्शन का अवकलन कर दोगे तो जो मिलेगा उसका फिर समाकलन करें, फिर से फलन मिल जाएगा हमको। बात समझ में आ रही। ठीक है, फिर विपरीत संक्रिया, लेकिन दोनों निकल के आई डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0, मतलब एक अनंत सूक्ष्म अवयव लेने पर ही दोनों बातें बन के आई हैं, इसीलिए दोनों को कैलकुलस के अंतर्गत रखा जाता है। 2 पार्ट हो गए, एक अवकलन एक समाकलन। बात समझ में आई। ये एरिया निकालने का फॉर्मूला है, और एरिया से हम बहुत कुछ निकालेंगे, और ये परिवर्तन की दर निकालने का फॉर्मूला है। दोनों को जब यूज होगा जहाँ पे कैलकुलस में, सॉरी फिजिक्स में, वहाँ याद दिलाएंगे, देखो उस दिन पढ़ाए थे ना, इसलिए लेक्चर बहुत ध्यान से मन लगा के पढ़ना। ठीक है, किसी कोई डाउट किसी प्रकार बताना,
ठीक है, दो प्रकार चर, स्वतंत्र और आश्रित। स्वतंत्र चर के ऊपर आश्रित चर कितनी तेजी से निर्भर कर रहा है, मतलब उसके बदलने से वो कितना तेज बदलेगा, यही बात कौन बताती है, dy बाई डी एक्स। ठीक है, dy डी एक्स इज नथिंग बट परिवर्तन की दर, x के सापेक्ष y के परिवर्तन की दर ही क्या है, dy बाई डी एक्स। बात क्लियर है? ठीक है, तो चलिए कुछ सूत्र देख लेते हैं और इस सूत्र कैसे बने इस पे भी विचार कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, सीधे आप लोगों से पढ़ा जाता है डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n इज इक्वल टू एन एक्स की पावर n माइनस वन। याद कर लो बेटा, काम आएगा, जब जरूरत पड़ेगी तो इसको लगा लेना। ठीक है, ऐसे पढ़े हो ना, मैं बताता हूँ ये फॉर्मूला आया कहाँ से। ठीक है, बस समझना, मेरी बात को समझना। देखो मान लो कि y इज इक्वल टू तुम्हारा है, या मैं y को एक फलन मान के चल रहा हूँ, तो मैं कह देता हूँ एफ एक्स इज इक्वल टू है x टू द पावर n। ठीक है, मुझे इसका अवकलन करना है। अवकलन मतलब dy बाई डी एक्स। यहाँ पे ये कौन है, एफ एक्स कौन है, एफ एक्स एक्चुअली y है ना। बोलो, मैं लिख दे, चलो ऐसे लिख दो, एफ एक्स एक्चुअली क्या है, एफ एक्स y है ना। मतलब x में थोड़ा सा चेंज किया। ठीक है, x प्लस डेल्टा x कर दिया इसको मैंने, तो y में भी थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? अगर मैंने x में चेंज किया तो y में भी क्या आएगा, चेंज आएगा। ठीक, अच्छा अगर मैं इससे इसको सब्सट्रैक्ट कर दूं, माइनस कर दूं, तो आप कहोगे ये तो घट जाएगा दोनों, तो डेल्टा y की वैल्यू निकल के आएगी x प्लस डेल्टा x की पावर n माइनस x की पावर n। लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, फिर आप कहोगे सर डेल्टा y इज इक्वल टू, इसमें से x पर n में कॉमन ले लेता हूं, तो ये बचेगा 1। भाई जहां पे x नहीं वहां x से भाग दे लो, सिंपल, प्लस डेल्टा x अपॉन x की पावर n माइनस x की पावर। बोलो कोई समस्या? ऐसे लिख सकते ना भाई, x पर n में यहाँ से कॉमन ले लिया, जब मैंने कॉमन लिया तो ये वाला x तो बाहर आ गया, x की पावर n, यहाँ बचेगा 1, यहाँ हो जाएगा डेल्टा x अपॉन x। ठीक है, एक सूत्र मैं बता दे रहा हूँ, बाकी भी ऐसे ही होगा। ठीक, अब मैं हर एक को मेरे प्रूव मत करवाना। तो डेल्टा y इज इक्वल टू आ गया x की पावर n, मैं पूरे में से कॉमन ले रहा हूँ, तो ये क्या बचेगा आपका 1 प्लस डेल्टा x अपॉन x टू द पावर n माइनस x टू द पावर n। सॉरी मैंने कॉमन लिया -1 बाय मिस्टेक। सही जा रहे हैं हम? देख लो, कोई समस्या होगी तो मुझे बता देना। ठीक है, अब मान लो कि डेल्टा y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n। ठीक है, अगर हम डेल्टा x को बहुत छोटा मान लें x के रिस्पेक्ट में, मतलब बहुत छोटा मान लें, अगर डेल्टा x बहुत छोटा हो गया तो बाइनोमियल एक्सपेंशन में आप लोग अभी देख, मैं बाइनोमियल आपको पढ़ाऊँ, थोड़ा सा बताऊंगा, या आप लोगों ने शायद देखा हो, कभी जाना हो। ठीक है, तो सिंपली इस पावर को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस n इंटू डेल्टा x अपॉन x माइनस 1। ठीक है, अगर बहुत छोटा हो तो इसे मल्टीप्लाई, तो 1 से 1 कैंसिल। ओ माय गॉड, क्या आ गया डेल्टा y की वैल्यू, ये आ गई x टू द पावर n इंटू डेल्टा x अपॉन x। अच्छा, इसको मैं ऊपर भेजूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं, ऊपर यहाँ जाएगा, ये n में खा गया, क्या n खा गया, सॉरी, तो ऊपर आ जाएगा x टू द पावर n माइनस 1। क्यों भाई, पावर एक माइनस हो जाएगी ना, यहाँ पे वहाँ दिख रहा है कैसा, नीचे लिख दे रहा हूँ मैं, जहाँ दिख रहा है, हाँ है जगह है, तो डेल्टा y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, ये ऊपर घट जाएगा, तो x की पावर n माइनस 1 इंटू n इंटू डेल्टा x आएगा। देख है जगह, तो यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, जगह है मेरे पास, इसको यहाँ डिवाइड कर दूँ मैं, तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज इक्वल टू एन एक्स की पावर n माइनस 1 आ जाएगा। अब क्योंकि मैंने डेल्टा x को बहुत छोटा माना है, तभी ये पावर यूज़ किया मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो अगर मैं डेल्टा x को छोटा मतलब 0 के टेंड मान चुका हूँ ऑलरेडी, तो मैं इसको लिख सकता हूँ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एन एक्स की पावर n माइनस 1। ओ माई गॉड, फॉर्मूला निकला है क्या? हाँ, यहीं से सूत्र आया है। ठीक है, देख लीजिए, कभी मतलब मन में ये ख्याल ना रहे बस हमको रटवा दिया गया है, फॉर्मूला कहाँ से आया हमको पता ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद डी डी एक्स ऑफ, मतलब आप निकाल तो इसी सोच सकते हो, लेकिन डायरेक्ट याद करा रहा हूँ आपको, क्योंकि कुछ याद करना ज़रूरी है। ठीक है, ताकि टाइम फालतू ना वेस्ट हो। अगर यहाँ पे x का मान मैं 1 रख दूँ तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और किसी संख्या का घात 0
x की घात 0 कितना होता है? 1 होता है, याद रखना। किसी संख्या घात 0 क्या होता है? 1 होता है। तो उस हिसाब से यहाँ पे मैं x का जो है मैं लिख सकता हूँ ये 1 तो हो जाएगा, ठीक है भैया। पुट कर लो, x की घात 1 पुट करो, सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा। करके देख लो अपने से, प्रॉब्लम हो रही हो तो, मैंने एक्सप्लेन कर दिया हालांकि, ठीक है। सिमिलरली डी डी एक्स ऑफ, कुछ चीज़ें हैं जो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट याद करा रहा हूँ क्योंकि मेरे को ना टाइम बचाना है। अंडर रूट एक्स सॉल्व करना, एक्स मतलब रूट मतलब एक्स की पावर 1/2, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/2 रूट एक्स। एक्स की पावर 1/2 में सूत्र लगा लेना अपना ऊपर वाला, यही चीज, ये सारी चीजें इस सूत्र से निकल के आएंगे, ठीक है। डी डी एक्स ऑफ कांस्टेंट, अच्छा कांस्टेंट मतलब नियतांक, मतलब जो ना बदले, नियतांक मतलब जो ना बदले। और मुझे बताओ अगर कोई चीज बदल नहीं रही तो उसके परिवर्तन की दर क्या होगी? वो तो 0 होगी ना, क्यों भाई? अगर कोई चीज बदल ही नहीं रही है तो उसके परिवर्तन की दर तो 0 होनी ही है। जो चीज नहीं बदल रही, आज भी इस मार्कर की लंबाई इतनी है, कल भी इतनी, मैंने कहा परिवर्तित हुआ तो आपको हमने डेल्टा एक्स 0, जब परिवर्तित नहीं हुआ तो परिवर्तन की दर भी तो 0 ही आएगी ना भैया, ठीक है। तो इसलिए 0, ठीक है। इतना आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं और फॉर्म में लिख देता हूं। डी डी एक्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ई टू द पावर एक्स ही होता है, ई टू द पावर एक्स ही होता है। डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस ई, इसी को आप पढ़ते हो डी डी एक्स ऑफ एल एन एक्स। एल एन मतलब होता है नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग उसे बोलते हैं जिसका आधार ई होता है, ठीक है। अभी ई क्या चीज़ है, कभी फुर्सत में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, कभी फुर्सत में ई के बारे में भी बताएंगे, ठीक है। बहुत कमाल का नंबर है ये एक नंबर ही है, ठीक है। हाँ, इसकी वैल्यू होती है 1/x, ठीक है। डी डी एक्स ऑफ ए टू दी पावर एक्स, जरूरत पड़ेगी हम लोगों को, जितना फिजिकल उतना बताऊंगा, फालतू नहीं बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। आप लोगों को मैथ्स थोड़ी पढ़ा रहा हूँ मैं, आप लोगों को फिजिक्स के लिए टूल पढ़ा रहा हूँ, जितना मेरे फिजिक्स से मुझको लगता है यूज होगा मैं उतना पढ़ा दे रहा हूँ आपको, ठीक है। ए टू दी पावर एक्स होता है ए टू दी पावर एक्स लॉग ए बेस ई। डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस ए होता है 1/x लॉग ई बेस ए, ठीक है। ये हो गया कुछ अलजेब्रा के और लॉगरिथम के अवकलन। इसके अलावा डी डी एक्स ऑफ जरूरत पड़ेगी साइन एक्स होता है कॉस एक्स, ठीक है। अब जानने का मन हो इसमें से कोई फॉर्मूला कैसे आया, मैंने आपको अभी फर्स्ट प्रिंसिपल बताया, न्यूटन ने कहाँ से निकाला, ठीक है। ये न्यूटन का तरीका था तो मैंने बताया, ठीक है। लेबनीज ने जो था वो डायरेक्टली ये सब फॉर्मूला बनाया था, अभी इतना डिस्कस करने का टाइम नहीं है, ठीक है। लेबनीज का बड़ा इजी मेथड था, न्यूटन का बड़ा लेंदी मेथड था, ठीक। खैर, तो साइन एक्स हो गया कॉस एक्स, डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स का हो जाता है माइनस ऑफ साइन एक्स, ठीक है। मैं सारे फॉर्मूले एक बार लिख दे रहा हूँ, आप लोग इसको एक ही काम है रटा मार लीजिएगा, ठीक है। लेकिन रटने में मजा तब आती है जब उसका बेस आधार अपने को पता हो कि हाँ ये फॉर्मूला हम कहाँ से निकाले हमको पता है, तो हम याद कर सकते हैं, ठीक है। डी डी एक्स ऑफ tan x जरूरत पड़ेगी, sec स्क्वायर एक्स, डी डी एक्स ऑफ cos x ये होता है, सॉरी cos कहाँ से आ गया, cot x ये होता है माइनस cosec स्क्वायर एक्स, डी डी एक्स ऑफ sec x ये होता है sec x इंटू tan x, दिख रहा है ना भाई, अब दिख तो रहा है। फिर डी डी एक्स ऑफ आपका cosec x हो जाता है माइनस का cosec x इंटू cot x, ठीक है। स्क्रीनशॉट जल्दी इसका ले लीजिए, हो गया। चलिए, ये कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे मुझको याद हैं वैसे आपको भी याद होना चाहिए, इतना मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ, ठीक। कुछ और है बस अंतिम, इसके बाद मैं आपको कोई फॉर्मूला तो नहीं कहूँगा। उसके बाद अवकलन करने के लिए कुछ तरीके हैं जिसको मैं नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस करूँगा इसके सवालों के साथ, ठीक है। चलिए, तो डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स यूज होगा पता नहीं, देखो मैं बता दे रहा हूँ, यूज हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो काम भर के लिए जानते रहो,
क्या भरोसा कब कौन सी चीज़ कहाँ ज़रूरत पड़ जाए। मेरा मानना ये नहीं केवल आपको मैं 12th पढ़ा रहा हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी देने हैं, चाहे आप नीट के लिए चाहे IIT के लिए समझ कर रखो, ठीक है। तो उन सब जगहों पे कभी कभार इन सब चीज़ों का यूज़ हो जाता है, ठीक है, इसलिए याद रख लीजिएगा एक बार। तो डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स ये होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, बस 3 और लिखूँगा, इसके बाद एक भी याद करने को नहीं कहूँ तुम लोगों से मैं, ठीक है। डी डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स ये माइनस हो जाता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर डी डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स हो जाता है आपका 1/x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, और डी डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स आपका हो जाता है माइनस का यही चीज़, सेम चीज़, ठीक है, जो ऊपर लिखा हुआ, ठीक। तो इतने फॉर्मूले हैं, आई होप नेक्स्ट टर्न पर आप लोग मुझसे मिलेंगे तो ये फॉर्मूले सब आपको याद होंगे, ठीक है। और मैं आपको बताऊं, अभी मैं प्रोडक्ट रूल आपको बताऊंगा, चेन रूल बताऊंगा, और इस सबको भी मैं आपको प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस के साथ बताऊंगा, यानी कि लो रट लो प्रथम फलन द्वितीय का फलन कहाँ से आया जानना जरूरी है ना, वो भी आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो चलिए आज वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है तो आज इतना रहने देते हैं। मैथ्स का टीचर तो हूँ नहीं, लेकिन फिर भी क्या करूँ, भावनाएं निकलने लगती हैं, पहले मैं ऐसे ही पढ़ाता था, ठीक है, तो मैं कहता हूँ चलो फ्लो में जो जा रहा जाने सब, ठीक। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों नेक्स्ट टाइम में, पढ़ाई लिखाई करते रहिए और मैथमेटिकल टूल जरूर पढ़ लीजिएगा, कभी आप लोगों को फिजिक्स में न्यूमेरिकल लगाने में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, बात समझ में आई, अच्छे न्यूमेरिकल फॉर्मूले सब लगा लेते हैं, ठीक। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, कोरोना से बच कर रहिए, लॉकडाउन है तो इस बहाने कुछ बेनिफिट लेते रहिए, स्कूल जब खुलेगा वहाँ पहुँचिएगा तो आप पूरी क्लास से आगे रहेंगे, आपको लगेगा, ठीक है। चलिए।